हेलो जी। तो गुड न्यूज़ कुछ यूँ है कि भारत एक हिस्टोरिक मोमेंट विटनेस कर रहा है और वो ये है कि विमेंस रिजर्वेशन बिल 2023 जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा जाएगा अब संसद से पास हो चुका है। जी हाँ, सारे भारतीय महिलाओं के लिए ये एक उत्सव जैसा है क्योंकि ऑलमोस्ट 27 साल लगे इस बिल को पास होने में। पर अंत भला तो सब भला, पर ये अंत नहीं है क्योंकि ट्विस्ट यहाँ पर भी है। और आज के वीडियो में हम इसका पूरा एनालिसिस करेंगे कि क्या ये वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ एक और कदम है या कि पॉलिटिकल एजेंडा है। पर हर चीज़ की डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलेगी। और क्लैट एस्पिरेंट के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि अपकमिंग एग्जाम में ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैं हूँ सरवानी और आप देख रहे हैं एसएलसी इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल लूसिड स्ट्रीमिंग। तो जैसा कि हम करते हैं चीज़ों को शुरू से शुरुआत ताकि समझने में मज़ा आ जाए। तो आप लोग सब जानते होंगे कि फ्रीडम स्ट्रगल में महिलाओं का एक बहुत ही बड़ा योगदान रहा था। रानी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी नायडू, कमला देवी चट्टोपाध्याय, सुचेता कृपलानी और ऐसे कई नाम हैं। पर भारत एक पुरुष प्रधान समाज होने के नाते हमारे संविधान दाताओं को विमेन रिजर्वेशन मंजूर नहीं था। किसी ने कहा ये खतरनाक हथियार समान है, तो किसी ने कहा कि ये एक मॉन्स्टेरियर एक्सपेरिमेंट है और किसी ने ये तक कह दिया कि ये एक काल्पनिक चेष्टा है। पर इन सब के बावजूद ये सच है कि भारत ही एशिया का पहला देश है जिसने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया और संसद का मेंबर भी बनाया। तब इस मुद्दे को एक जॉइंट कमेटी को रेफर किया गया। कमेटी ने लोकसभा के समक्ष इस बिल को लाया 9 दिसंबर 1996 में, पर ये बिल लैप्स हो जाता है क्योंकि 11th लोकसभा डिसॉल्व हो जाता है। वापस से 84 कॉन्स्टिट्यूशनल बिल 1998 के दौरान एक सिमिलर बिल इंट्रोड्यूस होता है, पर वो भी लैप्स हो जाता है लोकसभा के डिसॉल्व होने के साथ। उसके बाद वापस 1999 में 85 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के दौरान ये बिल आया, पर फिर भी कुछ नहीं हो पाया क्योंकि मौजूदा पॉलिटिकल पार्टीज की सहमति नहीं मिल पा रही थी और वापस बिल लैप्स हो गई। इसके बाद आशा की किरण दिखी कॉन्स्टिट्यूशन के 108 अमेंडमेंट के दौरान जो 2008 में हुआ। अपर हाउस यानी राज्यसभा में बिल पास हुई, पर उसके बाद ये बिल फ्रीज हो गई और लोकसभा में इसे कभी प्रेजेंट किया ही नहीं गया। अब ट्विस्ट ये है कि इस बार बिल लैप्स नहीं हुई थी क्योंकि बिल राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था और इस वजह से बिल एक्टिव था। अब करंट सिनेरियो ये है कि विमेन रिजर्वेशन बिल अब संसद के दोनों हाउस से पास हो चुका है। The bill is passed by the constitutionally required majority. तो पार्लियामेंट में 5 दिन का मीटिंग चला 18 सितंबर से लेकर 21 सितंबर के बीच और उसमें संविधान सभा से लेकर पूरे 75 साल की जर्नी को डिस्कस करा गया। इसी दौरान एक स्पेशल सेशन हुआ जिसमें कई बिल्स को कंसीडर किया गया जो सालों से पेंडिंग था और उसमें से एक है ये वुमेन रिजर्वेशन बिल। ये बिल कॉन्स्टिट्यूशन की 128 अमेंडमेंट बिल 2023 के अंतर्गत पास हुआ। इस बिल को यूनियन लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल इंट्रोड्यूस करते हैं लोकसभा में और 2/3 मेजॉरिटी से पास होता है। कुल 454 मेंबर्स इस बिल के फेवर में वोट देते हैं। सिर्फ 2 मेंबर्स जो इस बिल का अपोज करते हैं, वो एक है असादुद्दीन ओवैसी और दूसरे सैयद इम्तियाज़ जलील, और इसके बाद राज्यसभा भी इसे पास कर देते हैं। तो ये तो थी इस बिल की जर्नी। अब चलिए समझ लेते हैं इस बिल की डिटेल्स को।
पहला, इस बिल के थ्रू लोकसभा और हर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में महिलाओं के लिए 1/3 सीट्स रिजर्व रहेंगे एंड एलोकेशन किस तरह होगा ये अथॉरिटीज़ डिटरमाइन करेंगे, जिन्हें पार्लियामेंट ऑथराइज करेगी। दूसरा, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए जो रिजर्वेशंस है करेंटली लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, उसमें से भी 1/3 वुमेन के लिए रिजर्व्ड रहेंगे। तीसरा, ये रिजर्व्ड सीट्स रोटेशन बेसिस पर अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशंस के अलॉट किए जाएंगे। चौथा, इस अमेंडमेंट के 15 साल बाद ये रिजर्वेशंस नहीं रहेगी, यानी कि इस बिल 15 साल बाद हटा दिया जाएगा। अब अगर 2008 के बिल को मेंशन करें तो इसमें 3 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अमेंडमेंट के बारे में बोला गया था। आर्टिकल 239AA दिल्ली के रिगार्डिंग एक स्पेशल प्रोविजंस था। आर्टिकल 331 लोकसभा में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेशंस को लेके डील करता था और आर्टिकल 333 स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में एंग्लो इंडियन मेंबर्स के रिप्रेजेंटेशंस को लेके डील करता था। इसके अलावा आर्टिकल 330A, 332A और 334A को इंसर्ट करने की बात भी करता था, जो विमेन रिजर्वेशन से डील करता था। करंट अमेंडमेंट के जरिए आर्टिकल 239AA अमेंडमेंट के साथ आर्टिकल 330A, आर्टिकल 332A और आर्टिकल 334A इंसर्ट हुआ। चलिए अब समझ लेते हैं कि ये बिल इतना खास क्यों है। पहला तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इसमें बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा, जेंडर कोटा के बिना विमेन रिप्रेजेंटेशन सही से नहीं हो पा रहा था। तीसरा, पंचायत में पहला जेंडर रिजर्वेशंस लाया गया था तो इसे काफ़ी बेहतरीन आउटपुट मिला। महिलाओं का योगदान भी काफ़ी हद तक बढ़ा और इसके अलावा भले ही हमारे देश में महिला वोटर्स की संख्या बढ़ रही थी, पर पोजीशंस वह लोग होल्ड नहीं कर पा रहे थे, जो कि अब संभव होगा। आधार डेट्स पर यहाँ एक झलक डाले तो एक सर्वे भी करा गया था इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन द्वारा और उसमें 193 देशों में से भारत 144 पोजीशंस पे था पार्लियामेंट में विमेन रिप्रेजेंटेशंस के मामले में। तो इससे अब सभी को समझ सकते हैं ये सब आइडिया कितना फ्रूटफुल साबित हो सकता है। पर ट्विस्ट अभी भी बाकी है, जिसके बारे में मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बोला था, और वो ये है कि ये बिल इमीडिएट इफेक्ट में लागू नहीं होगा, बल्कि डेलिमिनेशंस के बाद लागू होगा, यानी कि 2026 के बाद सेंसस होगा, पॉपुलेशन काउंट होगा, उसके बाद ही ये लागू होगा। तो क्रिटिक्स का कहना ये है कि इस बिल का बेनिफिट 2024 के लोकसभा इलेक्शन के साथ 2029 के इलेक्शन में भी काफ़ी फ़ायदा मिलेगा बीजेपी को। तो क्या ये एक पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है? ये आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए इस चैनल को। थैंक यू।